अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हमारा बायो का टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम डाटा को तरतीब दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे हम उसका तज्ज़िया कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो दोनों स्टेप्स हैं हमारे पास, ये बायोलॉजिकल मेथड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा डाटा रफ फॉर्म में रहेगा, जिसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे डाटा क्या है, जिसको हमने ऑर्गेनाइज करना है या एनालाइज करना है। Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experimentation. जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहदा करते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब हमारे पास आती है उसका, और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जो हमारे पास मालूमात आती है, फॉर एग्जांपल नेम्स की फॉर्म में आ सकती है, डेट्स की फॉर्म में आ सकती है, या नंबर्स की फॉर्म में यानी वैल्यूज़ की फॉर्म में आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। तो अब इस डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? डाटा ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस को बनाने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो मस्ट डाटा को कलेक्ट करके क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज, यानी उसको एक अरेंज करते हैं एक पैटर्न में, तरतीब से। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो उससे पहले डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी डाटा को इकट्ठा कैसे करना है। तो ये इसलिए किया जाता है ये स्टेप, ताकि जो वो एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी है वो इफ़ेक्टेड ना हो, यानी हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो डाटा को ऑर्गेनाइज्ड कैसे करते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। इसके लिए हम ग्राफिक्स की फॉर्म में कर सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में कर सकते हैं, मैप्स की फॉर्म में कर सकते हैं और डायग्राम्स की फॉर्म में कर सकते हैं। ग्राफिक्स हमारे पास क्या है? ग्राफिक्स जो है, हम कह सकते हैं कि विजुअल इमेजेस हम बनाते हैं, या हम उनको क्रिएट करते हैं, या फिर उनको हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। और फ्लो चार्ट्स इसको बोलते हैं। फ्लो चार्ट्स जब हम इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में शो करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स। मैप्स में नक्शे और डायग्राम्स, मतलब इमेजेस की फॉर्म में तस्वीरें जो हम ड्रा करते हैं, उनको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस। कैसे डाटा को एनालाइज किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, डाटा एनालिसिस क्या एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जो स्टेप है हमारे पास, ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव, यानी उसको सही साबित या गलत साबित करने के लिए ज़रूरी है। कैसे हम डाटा एनालिसिस करते हैं? हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, स्टैट्स की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास? रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम स्टैटिस्टिकल मेथड यानी रेशो और प्रोपोर्शन को यूज़ करके डाटा को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रेशो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। उर्दू में रेशो को बोलते हैं निस्बत और प्रोपोर्शन को बोलते हैं तनासब। ओके स्टूडेंट्स, जब दो नंबर्स के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर हैं ए और दूसरा कौन सा है? बी। इनके दरमियान जब ताल्लुक़ को, रिलेशन को हम कोशेंट की फॉर्म में ज़ाहिर करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ ये क्या है? रेशो। कोशेंट क्या है हमारे पास? ए ओवर बी। ये इस तरह हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने इसे किस टर्म में एक्सप्रेस किया है? कोशेंट, जैसे ब्रैकेट में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये क्या होती है? रेशो। रेशो को एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम इसको ए ओवर बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको ए और दरमियान में डिवीजन मार्क लगा के बी भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको कॉलन का साइन लगा के भी शो कर सकते हैं, यानी ए कॉलन बी। तो इन तीनों तरीक़ों से हम एक रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब दो नंबर्स के दरमियान हमने क्या शो करनी है? रेशियो। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मलेरियल पेशेंट हैं 50 हमारे पास मलेरियल पेशेंट हैं, और 150 क्या हैं? नॉर्मल यानी कि हेल्दी पर्सन है। दोनों के दरमियान हमने रेशो कैसे शो करेंगे? जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी? 1:3। तो इस तरीके से हम इस रेशो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। यानी ये आपके पास एक रेशो है,
इस तरीके से आपने दो रेशियोज़ लेनी है और दोनों रेशियोज़ को इक्वल के साइन के साथ आपस में कनेक्ट करना है, ज्वाइन कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट रेशियो है ए रेशियो बी और सेकंड रेशियो है सी रेशियो डी। दोनों रेशियोज़ को इक्वल के साइन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज़। और स्टूडेंट, प्रोपोर्शन को शो करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, आप इक्वल का साइन लगाएं। सेकंड, आप यहाँ पे प्रोपोर्शन का ये वाला साइन जो आपको नज़र आ रहा है ये लगाएं। और जब आपके पास किसी भी जो आपके पास डाटा है उसके अंदर तीन वैल्यूज़ आपको प्रोपोर्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ए बी सी और डी। जब आपको 3 वैल्यूज़ मालूम होती हैं तो आप फोर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे हम स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कि प्रोपोर्शन को यूज़ करके अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये नीचे हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज एक बायोलॉजिस्ट ने चेक करना है कि कितने बर्ड्स को मलेरिया होगा जब उनको मस्कीटो बाइट करेगा। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने क्या चेक करना है कि उनके पास 100 हेल्दी स्पैरोज हैं और एक मस्कीटो ने जब उन स्पैरोज को बाइट करना है तो कितने जो बर्ड्स हैं हमारे पास, स्पैरोज हैं, उनको क्या होगा, मलेरिया। स्टूडेंट्स, इससे पिछले एक्सपेरिमेंट में लेट्स सपोज के बायोलॉजिस्ट ने जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर 20 स्पैरोज ली थी और 20 स्पैरोज को मस्कीटो ने क्या किया था, बाइट। और उन 20 में से 14 को क्या हो गया था, मलेरिया। ये फर्स्ट रेशियो आपके पास आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 20 स्पैरोज ली, मस्कीटो ने 20 स्पैरोज को बाइट किया, उनमें से 14 को क्या हो गया, मलेरिया। अब बायोलॉजिस्ट चाह रहे हैं कि 100 हेल्दी स्पैरोज हैं और जब उनको बाइट करवाएंगे, एक मस्कीटो उनको बाइट करेगा तो 100 में से कितनों को मलेरिया होगा। अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन रूल यूज़ करेंगे और देखेंगे कि 100 में से कितनी स्पैरोज हैं जिनको मलेरिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब प्रोपोर्शन का रूल हम यूज़ करने लगे हैं। फर्स्ट रेशो हमारे पास क्या आ गई है, फर्स्ट रेशो है 14:20। ये कैसे आई है, हमें पता है 20 हमारे पास स्पैरोज थी जिनमें से 14 को क्या हुआ, मलेरिया, यानी 14 आउट ऑफ 20 को मलेरिया हो गया था। ये हमारे पास फर्स्ट रेशो। सेकंड रेशो क्या है, हमारे पास स्पैरोज कितनी है, 100 में से आउट ऑफ 100 कितनी स्पैरोज को मलेरिया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, हमें मालूम नहीं है, तो उसको हमने क्या लिख दिया है, एक्स। यानी कि हमें नहीं पता 100 में से कितनी स्पैरोज को मलेरिया होगा। तो बजाय इसके कि बायोलॉजिस्ट दोबारा से एक्सपेरिमेंट रीडिज़ाइन करें और 100 स्पैरोज को बाइट करवाएं, वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, प्रोपोर्शन का रूल यूज़ करके। यहाँ पे एक्स वो वैल्यू होगी जो हमने फाइंड कर लेंगे इस प्रोपोर्शन के रूल से कि 100 स्पैरो में से कितनी को मलेरिया होगा। अब इन रेशोज़ का, दो रेशोज़ को हमने सीखा है। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, दो रेशोज़ को इक्वालिटी के साइन के साथ ज्वाइन कर देना। तो इनका प्रोपोर्शन कैसे बना है, 14:20 प्रोपोर्शन x/100। यहाँ पे आप प्रोपोर्शन की जगह इक्वल भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपको पता है कि आप जो है यहाँ पे रेशो के अंदर आप सीख के आए हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में भी रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिवीजन का साइन लगा के भी और रेशो का साइन लगा के भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये हमारे पास आ गया x/100 और ये हमारे पास आ गया 14/20। अब स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है 20 14 के साथ डिवाइड कर रहा है, x के साथ जाके उस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 100 x के साथ डिवाइड हो रहा है, 14 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब जब 100 और 14 मल्टीप्लाई होंगे तो 20 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आंसर हमारे पास आ जाएगा 70। जब हम 100 को 14 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 70। इट्स मीन कि हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि 100 स्पैरोज को दोबारा से बाइट करवाया जाए मस्कीटोज़ के ज़रिए, बल्कि हमने प्रोपोर्शन का रूल यूज़ किया और हमें पता चल गया कि अगर 20 में से 14 को मलेरिया हुआ था तो 100 में से कितनी स्पैरोज को होगा, 70 में। तो इस वजह से हम जो है डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स को यूज़ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स अर्थात अ मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को कैलकुलेट करके हम डाटा को समराइज करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू को बोलते हैं।
ये स्टेप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बायो के अंदर, जब हम स्पेशली बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये क्या करता है स्टेप, रॉ डाटा जो हमारे पास होता है, रफ फॉर्म में जो डाटा होता है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। जैसे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ही है कि 70 को क्या था, मलेरिया हो गया, और इसके ज़रिए हम जो हमारे पास रिज़ल्ट होते हैं उनको समराइज़ करके ईज़िली रिपोर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, लास्ट इस चैप्टर का आपका टॉपिक है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस का एक लाजमी हिस्सा है। कैसे स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर मैथ की टेक्निक्स को अप्लाई किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मोस्टली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज़ होता है वो कौन सी, हमारे पास जीन फाइंडिंग। हम जीन फाइंडिंग हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जीन फाइंडिंग का मतलब है कि हमारे डीएनए के अंदर जो जीनोम का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो इनकोडिंग करके मतलब हमारे अंदर प्रोटीन्स बना सकता है, उनको हम फाइंड आउट करते हैं, उन सीक्वेंस का पता चला सकते हैं। और डीएनए और जीन्स आपको मैं शॉर्टली चैप्टर नंबर 1 में बता के आई हूँ। जीन्स क्या है, हमारे पास यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन के साथ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम मैथ की टेक्निक्स को, मैथ की नॉलेज को अप्लाई करते हैं। ओके, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे आपके पास एक टर्म है, ये जो मैंने अंडरलाइन की है आपने अपनी बुक्स पे कर लेनी है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और हम स्टैट की टेक्निक्स को, जैसे स्टैट की टेक्निक्स ऊपर देख के आए हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन, उनको यूज़ करके अपने बायोलॉजिकल डाटा को क्या कर लेते हैं, एनालाइज, उसका क्या कर लेते हैं, तजिज़िया। तो ये था आपका यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।